हेलो स्टूडेंट्स। आप चैप्टर 4 गति के नियम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज का टॉपिक है संवेग एवं न्यूट्रॉन का गति, संवेग एवं न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले बेटा हम मोमेंटम जानेंगे। आखिर मोमेंटम है क्या? रेखीय संवेग। तो बेटा रेखीय संवेग क्या होता है? रेखीय गति, कोई एक सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है तो द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उसका रेखीय संवेग कहते हैं। वेक्टर p इक्वल्स टू m वेक्टर v, और संवेग की दिशा वही होगी जो वेग की होगी। अब देखो बेटा, m के इस पद्धति में इसका मात्रक, तो यहाँ से द्रव्यमान का क्या होता है kg और इसका मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो ये kg मीटर प्रति सेकंड, और इसकी विमा बड़े आराम से निकाल लेंगे। देखिए इसकी m होती है और इसकी LT माइनस 1, तो MLT माइनस 1 आ जाएगी इसकी विमा, MLT माइनस 1। अब बेटा यदि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं नियत वेग से गतिशील हों, एक नियत वेग से गतिशील हो तो संवेग का द्रव्यमान, तो संवेग जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि M ज़्यादा होगा तो P ज़्यादा होगा, M कम होगा तो P भी कम होगा। इसी प्रकार यदि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं का रेखीय संवेग नियत हो तो गतिशील वस्तुओं का वेग उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मान लें कि संवेग नियत है तो क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। भाई कांस्टेंट अगर हो गया तो एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ अपने आप कम होगी, यानी कि वेग यहाँ पे साफ साफ, अगर m का मान अधिक तो v का मान कम। अगर वस्तु भारी है तो उसकी गति कम होगी, वस्तु हल्की है तो उसकी गति अधिकतम होगी। और ये ऑब्वियसली क्लियर भी है ऐसे भी कि कोई भारी चीज़ होती है तो उसमें स्पीड कम होगी और जो हल्की चीज़ है उसकी स्पीड ज़्यादा। अब देखो बेटा, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, जो संवेग परिवर्तन दर है, उस पर आरोपित बाह्य असंतुलित बल के समानुपाती होता है तथा वेग में संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अर्थात क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp/dt। ये क्या है? संवेग परिवर्तन की दर। तो जो आरोपित बल होगा वो संवेग परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये मान लो k आ गया dp/dt, और ये वेक्टर लगा हुआ है तो ये वेक्टर को शो कर रहा है। ये समीकरण 1 हो गया। और k जो है समानुपाती नियतांक है और k का मान 1 रख देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा f, वेक्टर f इक्वल्स टू dp/dt। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब आगे देखिए बेटा, तो यहाँ से भाई P इक्वल्स टू एम बी, यही तो माना था। अब वेक्टर F इक्वल्स टू क्या है? dp। यहाँ पे भी प्रीवियस वाली लाइन लिख लीजिए, वेक्टर F इक्वल्स टू dp वेक्टर बाय dt। तो p की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे dmb, तो m तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, dv/dt। और dv/dt क्या होता है बेटा? पीछे पढ़ चुके हैं, ये त्वरण होता है।
तो इसकी जगह पे ए रख सकते हैं। तो यहाँ वेक्टर ए हो गया। F = ma, ये समीकरण 3। तो यहाँ से क्या आ गया, जो आरोपित बल है वह है आरोपित बल, वो द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। तो वस्तुतः न्यूटन का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है, जबकि द्वितीय नियम बल के परिमाण को निर्धारित करता है, ये परिमाण को बताता है। अब देखो बेटा, लगे हाथ उदाहरण भी देख लेते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के उदाहरण। तो नंबर 1 क्या है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी तीव्र गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है, आखिर क्या रीजन है? तो इसका बेटा कारण यह है कि प्रारंभ में गेंद गतिशील होती है और खिलाड़ी हाथों से गेंद को रोकने के लिए मंदक बल लगाता है। अब यदि खिलाड़ी गेंद को अचानक पकड़ ले तो गेंद का मंदन बहुत अधिक होने से गेंद रोकने के लिए बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा, जिससे खिलाड़ी के हथेली में चोट लग सकती है। जब खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाकर गेंद को धीरे से पकड़े तब मंदन कम होगा, अतः खिलाड़ी गेंद को पकड़ने में कम बल लगाना पड़ेगा और खिलाड़ी को हथेली में चोट लगने की संभावना नहीं रहेगी। दूसरा बेटा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ ही। जब कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई से कठोर फर्श पे कूदता है तब व्यक्ति का वेग तुरंत ही शून्य हो जाता है, और तुरंत शून्य होने का मतलब अधिक बल लगाना पड़ेगा और चोट लग जाएगी। व्यक्ति फर्श द्वारा आरोपित अत्यधिक बल होता है जिससे व्यक्ति को चोट लग जाती। इसके विपरीत यदि उसी ऊंचाई से रेत में कूदता है, अगर रेत में कूदेगा तब क्या होगा, तब उसके पैर रेत में धंसने से उसके वेग में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जिससे फर्श द्वारा आरोपित बल कम होने से व्यक्ति को चोट नहीं लगती है। तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक अच्छे से तैयार किया।